तो ये तो एक पेरोट वर्क हो गया ना, कि फॉर एग्जांपल एज इट इज, वो जो तमाम चीजें लिखी हुई हैं और वहीं से आपसे पूछा जाए कि फॉर एग्जांपल के बाद दिस इज द प्रॉब्लम एंड फाइंड द सॉल्यूशन। तो हम थोड़ा सा ऐसे समझे कि उन्हीं टॉपिक्स को थोड़ा सा ट्यून किया जाता है, थोड़ा सा उनकी डेप्थ, थोड़ा सा उनकी सराउंडिंग के बारे में, तो आपको वो आइडिया बिल्कुल क्लियर होना चाहिए जब आप एग्जाम में बैठे। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक चीज यहाँ पे हमने डिस्कस ही नहीं की और मैं वो चीज आपसे पूछ रहा हूँ, ऐसा नहीं है। लाजमी वो आइडिया डिस्कस हुआ होगा और आप सब इस चीज को एग्री करेंगे कि तमाम तरह आइडियाज जो हैं वो हमने 3 फेजेस में से पास किए हैं। वन इज थियोरेटिकल फेज, सेकेंड वन इज अलजेब्रिक, थर्ड वन इज द ज्योमेट्रिक फेज। हुआ है तमाम आइडियाज का, चाहे वो फंक्शन हो, चाहे वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में हो, चाहे वो बेसिक सही के लिए, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल आप ये डिपेंड करता है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स जो होते हैं वो थियोरेटिकल आइडियाज को बहुत जल्दी अंडरस्टैंड हैं, जो कि अलजेब्रिक आइडियाज का करते हैं। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको थियोरेटिकल और फॉर एग्जांपल अलजेब्रिक जो आइडियाज होते हैं वो समझ में नहीं आते, लेकिन अगर उनको एक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन दी जाए, एक इंट्यूशन बेस्ड उनको आइडिया बताया जाए, तो वो जल्दी कैच आउट कर लेते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे हर एक आइडिया को तीनों फेजेस में से गुजारने की कोशिश की है, ताकि जिस स्टूडेंट की जो भी कैपेबिलिटी है अंडरस्टैंड करने की, जो कैपेसिटी है, वो उस हिसाब से उस आइडिया को सही से गेन कर ले। हाँ, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको समझ में आ जाता है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, अगर आपको समझ में आ जाती है, तो आपके पास ये ऑप्शन जो ना, फिर ये भी इजी हो जाता है समझना कि अलजेब्रिक एक्सप्लेनेशन जो है वो बेसिकली इस ज्योमेट्रिक एक्सप्लेनेशन के बेसिकली, और फिर आपके पास थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन भी आ जाए। और फॉर एग्जाम्पल अगर आपको थियोरेटिकल आइडिया समझ में आ जाता है, तो आपके पास जो फर्स्ट ऑप्शन बन जाता है वो बन जाता है अलजेब्रिक एक्सप्लेनेशन। और अलजेब्रिक एक्सप्लेनेशन के बाद फिर आपको ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन समझ में आना शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जो है ज्यादा सही तरीके से अलजेब्रिक एक्सप्लेनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं, तो फिर आपके पास दोनों ऑप्शंस आ जाते हैं, ज्योमेट्रिक एंड थियोरेटिकल, दोनों आप एट ए टाइम फिर इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ठीक है। यस, सैयद कश्यप। सर यहाँ पर एक ग्रोथ एंड रिस्क का क्वेश्चन है, तो उसमें मैट्रिसेस आ रहा है कि आप सॉल्व करके देखिए, आंसर आपका ऐसे ही आएगा, तो वो हमें सॉल्व कौन तो सा करना होगा फिर। कौन सा क्वेश्चन बेटा? यहाँ पर रिस्क एंड ग्रोथ का क्वेश्चन है, अगर शायद आप ऊपर करेंगे या नीचे तो आएगा वो। रिस्क एंड रिवॉर्ड। नहीं, ग्रोथ एंड रिस्क का क्वेश्चन है जिसमें गॉस एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। लेट मी चेक। ये वाला। हाँ जी, हाँ, यहाँ पे क्या क्वेश्चन है आपका? दिस इज बेसिकली यहाँ द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट जो है या रकम जो है, मनी जो है वो मेरे पास मौजूद है इन डॉलर्स, और मैं उस अमाउंट को एज अ इन्वेस्टमेंट, एज अ प्रोफेशनल बिजनेसमैन उसको इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, एक्सपीरियंस्ड पर्सन से रब्ता करूंगा, कांटेक्ट करूंगा जो कि इस चीज पे महारत रखता हूँ, कि मुझे वो सही से गाइड करें, सजेस्ट करें। ठीक है। तो उस बेसिस पे ये प्रॉब्लम डिजाइन किया हुआ है, कि वो जो है उनको सजेस्ट करता है कि भाई आप 3 टाइप की जो है वो इन्वेस्टमेंट्स प्लान करें, और उसके हिसाब से जो एक्सपेक्टेड एनुअल ग्रोथ वो यहाँ पे डिफाइन कर रहा है कि भाई जो आपके पास टोटल वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो है एट द टाइम ऑफ परचेज, जो आप
इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, दे आर $50,000। और वो जो उसको वो एडवाइस दे रहा है, जो सजेस्ट कर रहा है, वो कह रहा है कि जो एक्सपेक्टेड एनुअल ग्रोथ है, सालाना ग्रोथ है, वो 12% तक हो सकती है। दिस इज द एक्सपेक्टेड। सिमिलरली सिर्फ वो ग्रोथ नहीं बता रहा, वो उसको उस इन्वेस्टमेंट प्लान के हिसाब से उसका रिस्क फैक्टर भी बता रहा है। दैट इज द 10% रिस्क फैक्टर। एंड देन वो जो सजेस्ट कर रहा है, जो फॉर एग्जांपल मुझे एडवाइस दे रहा है उस इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंगली, या जो पूरा इन्वेस्टमेंट प्लान बना के मुझे दे रहा है, वो तमाम इन्वेस्टमेंट्स के अकॉर्डिंगली, 3 इन्वेस्टमेंट्स हैं। इन्वेस्टमेंट 1 के हिसाब से वो मुझे जो एक्सपेक्टेड एनुअल ग्रोथ बता रहा है दैट इज 16%। और उसके करस्पॉन्डिंग जो मुझे रिस्क बता रहा है दैट इज 12%। ठीक है। सिमिलरली फॉर इन्वेस्टमेंट 2, 8% annual growth, and the expected risk is 9%, and the investment tree is 12% expected growth हो सकती है, and expected risk जो है वो 8% है। एंड इन तीनों इन्वेस्टमेंट्स को, जो जिसमें मतलब ये तीनों इन्वेस्टमेंट्स में जो हम कैपिटल अमाउंट यूज कर रहे हैं, वो हम $50,000 यूज कर रहे हैं। कितने यूज कर रहे हैं? $50K। तो सर इन तो 50K बेटा, इन लीनियर इक्वेशन बनाकर छोड़ देना, या फिर उस लीनियर इक्वेशन के मतलब यहाँ 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 पे देखिए, अब आपको प्रॉब्लम की समझ में आ गई कि व्हाट इज द वेरी प्रॉब्लम। ओके, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के हिसाब से एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए कहा गया, और उसमें 3 चीजें आ रही हैं। सबसे पहले द टोटल इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रेंट, ठीक है, एंड देन द एक्सपेक्टेड एनुअल ग्रोथ कंस्ट्रेंट, सेकेंड वन। जहां से फर्स्ट इक्वेशन आपको यहां पे मिली, सेकेंड इक्वेशन आपको यहां पे मिली, थर्ड इक्वेशन आपको यहां पे मिली। तो ओवरऑल जो आपके पास सिस्टम बना विथ इन द करस्पॉन्डिंग ऑफ द गिवन इन्वेस्टमेंट प्लान, वो आपको ये मिला। तो अब ये तो हो गया बेसिकली सीधा सीधा। अगर आपको कहा जाए कि फाइंड ऑल द कंस्ट्रेंट इक्वेशंस एंड द सिस्टम, तो दैट इज बेसिकली द CLO2 बेस्ड क्वेश्चन। लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग अगर आपको कहा जाए टू एक्सप्लेन कि यहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल किस तरह की जो कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे जो आप फाइंड आउट कर रहे हैं उनको एक्सप्लेन करें, उन वेरिएबल्स को एक्सप्लेन करें, उस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करें। तो यहाँ पे जब आपसे एक्सप्लेनेशन पूछी जाएगी, अब वो एक्सप्लेनेशन थियोरेटिकल भी हो सकती है, वो एक्सप्लेनेशन ज्योमेट्रिकल भी हो सकती है, वो एक्सप्लेनेशन अलजेब्रिकल भी हो सकती है। ठीक है, तीनों में हो सकती है। तो यू जस्ट हैव टू एक्सप्लेन द गिवन प्रॉब्लम, अगर ये आता है तो। बनाना, मतलब सॉल्यूशन नहीं देना उसका। No, there's no need to find the solution. हाँ, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन के बारे में पूछा जा सकता है, then you have to find the, for example, total investment constant by just giving this equation. This is the algebraic explanation of the total investment constant in the given scenario. And then you have to define these variables and the sum in theoretical form also. Okay, bhai, let's say x1 is the amount invested in investment 1, and x2 is the amount in investment 2, and x3 is the amount invested in investment 3. So the sum of all amounts is according to the given problem is equal to 50,000. That is the theoretical explanation. Are you समझ? Similarly for the expected annual growth and for the next one also. Yes, any other question beta? और कोई क्वेश्चन? सो आई होप कि अब आपने क्या करना है, अब मैं आपको बताता हूँ। आपने अच्छे मार्क्स जो है वो अच्छे आए, और आप तमाम जो आपकी जो क्लास फेलोज हैं, क्योंकि दिस वन इज वेरी इंटरेस्टिंग, आपकी फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं इसमें। ये जो पेज नंबर 15 से लेकर 35 तक है, यहाँ पे आपकी जो 5 या 6 प्रॉब्लम्स हैं, या जो 4-5 आइडियाज हैं मैथमेटिकल, दे आर कवर्ड विद रिस्पेक्ट टू दी एग्जाम्पल्स या एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स, जो कि आपकी उसी फील्ड में से जिसमें आप अभी मौजूद है, बिजनेस
तो यहाँ पे आपके पास पेज नंबर 15 से आपके पास जितने भी आइडियाज हैं ये तमाम इंटरेस्टिंग है आपके पास यहाँ पे। तो आपका काम क्या है, वन बाय वन तमाम आइडियाज को क्लियर करें जो भी टाइम मिले। सबसे पहले तीन तीन तरीके से जो है आपके पास, हाँ सॉल्यूशन वाला जो पार्ट है, टू फाइंड द सॉल्यूशन, उसको अभी माइंड से निकाल दो, बिकॉज देयर इज नो नीड टू फाइंड द सॉल्यूशन। ये आपके लिए एक एक क्लियर डायरेक्शन हो गया कि हमें जो है इन डायरेक्शंस में यहाँ पे प्रिपरेशन करनी है। तो सॉल्यूशन तो आपको फाइंड करना नहीं है, इट मीन्स कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए हैं या यहाँ पे जो रिजल्ट्स निकाली हुई हैं वो आपके माइंड का पार्ट ही नहीं है अभी। दैट इज नॉट द फाइनल ड्रॉ। सो यू जस्ट हैव टू, मैंने जैसे आपको कहा था ना कि भाई थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन प्लस मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन, और मैंने वो आपको कोशिश भी की आज के लेक्चर में कि मैं एक्सप्लेन करूं कि व्हाट डू यू मीन बाय द मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन, व्हाट इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन थियोरेटिकल मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन। जो आपके पास दो पार्ट्स पे मुश्तमिल है। अलजेब्रिक फॉर्म एंड सेकंड वन इज ज्योमेट्रिक फॉर्म। तो मींस आपने तमाम टॉपिक्स को इन दो लेंसेज से देखना है जस्ट। अब आपके पास एक क्लियर डायरेक्शन है, अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? हाँ बेटा, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? इज देयर एनी क्वेश्चन? जो कंफ्यूज थे, क्या उनकी कंफ्यूजन दूर हुई? यस सर। गुड, दैट्स द पॉइंट। ठीक है, अगर हम क्लैरिटी होनी चाहिए तमाम चीजों में, ताकि अब एग्जाम जो है दैट इज जस्ट द पार्ट। ये एक हमारे यहाँ पे जो एग्जाम है वो बेस करता है मार्क्स को। तो जो मार्किंग है बेसिकली वो सिर्फ सिर्फ मार्क्स ना हो, उनके पीछे एक एब्स्ट्रैक्ट, कंक्लूसिव एंड प्रिसाइज अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर वो नहीं है, फॉर एग्जांपल मैंने एक टॉपिक, फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट थे उसकी हमने प्रिपरेशन की है, और इस तरह से हमने वहाँ पे प्रिपरेशन किया। मतलब हमें जो गाइड बताई गई है, आउटलाइन बताई गई है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड वहीं से ही जो क्वेश्चंस हैं वैसे के वैसे जो आ चुके हैं। तो इसमें कोई लर्निंग नहीं है। हाँ, स्टूडेंट टॉपिक्स जितने भी कवर कर चुका है, जितने भी पढ़ चुका है, जब उन तमाम टॉपिक्स को सही से कवर अप करके एग्जाम में आके बैठे ओवरऑल विद द डेप्थ एंड द सराउंडिंग एंड द पॉइंट, और उसके बावजूद भी उनके सामने एक क्वेश्चन आ जाए तो वो कुछ 2 मिनट सोचने पे बैठ जाए कि भाई व्हाट इज बेसिकली द पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले तो उसको, तो ये एक तरीकेकार है हम, जिससे हमारे जो ब्रेन है, जिससे हमारी जो कैपेसिटी है, वो तो हम उस साइड नहीं गए जहां हमें जाना चाहिए। तो वो एग्जाम या वो जो नंबर ऑफ मार्क्स हैं
वो इसी डायरेक्शन एक डिसिप्लिन पैटर्न डिस्ट्रीब्यूट की जाए, स्टूडेंट्स भी ज्यादा और इस तरीके से कि उनकी ग्रोथ भी हो। ठीक है कि कल वो मास्टर्स करें, वो पीएचडी करें, तो उनको ज्यादा परेशानी ना हो। उनको कोई अगर आइडिया उनके सामने आ जाए तो उनके पास इतनी क्या कहते हैं कि कैपेबिलिटी उनमें होनी चाहिए कि वो उससे उस न्यू आइडिया को देख के भागे ना। उनमें उस आइडिया को एनालाइज करने की सलाहियत मौजूद हो। क्योंकि हम जो फियर जो वर्ड है वो हमें मोस्टली चीजों से दूर करता है। जो न्यू चीजें होती हैं, जो फॉर एग्जांपल एक न्यू ऑब्स्टिकल्स हमारी लाइफ में आ रहे होते हैं, तो हम फर्स्ट टाइम जो चीजें आ रही होती है तो हम उससे भाग रहे होते हैं, फियर हमें वहां से भगा रहा होता है। तो एनालिसिस पैटर्न जो है, जो पैटर्न बिल्ड करते हैं एनालिसिस के थ्रू, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के थ्रू, वो हमें उस फियर को कंट्रोल करना सिखाता है, जिसको हम अल्टरनेटिव लैंग्वेज में कहते हैं कि भाई दैट इज द ब्रेवनेस। तो इस तरह से हमें आगे चलना चाहिए कि हम मतलब चीजों से भागे नहीं, हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा हो, इफ दिस इज न्यू, दिस इज वेरी नाइस। हमारे अंदर से मतलब ये चीज आनी चाहिए कि भाई अगर ये न्यू आइडिया है तो ये बहुत एक अच्छी बात है मेरे लिए, क्योंकि मुझे एक नई चीज सीखने को मिलेगी। ठीक है। चले हम आते हैं थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, क्योंकि हमने लीनियर इक्वेशन के बारे में कुछ प्रॉब्लम्स जो है उनके एप्लीकेशंस डिस्कस कर ली। अब हम आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड भी हमारे पास एप्लीकेशंस है, और वहां पे हम फॉर एग्जांपल आ जाते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे। हाँ, यहाँ पे हमारे पास बेसिकली, अच्छा अगेन ये वन वेरिएबल में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास ये है। ठीक है। अब यहाँ पे तीन चीजें हैं। फर्स्ट वन, ए define this quadratic equation theoretically. So how to define this theoretically? First one, define this quadratic equation theoretically. The second one, algebraically. Third one is geometrically. How to define? सर बोर्ड नजर नहीं आ रहा। आपको बोर्ड नजर नहीं आ रहा है, अगर हम इसको शेयर करते हैं बेटा, बाकी सबको आ रहा है?
नो तो नो सर जी, नो सर, बोर्ड शो ही नहीं हो रहा। अभी शो हो रहा है? मेरा इंटरनेट नहीं तो बताओ। बोर्ड शो हो रहा है, लेकिन बोर्ड पे जो लिख रहे हैं वो शो नहीं हो रहा है। चले, एक मिनट सर। अब कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, खाली व्हाइट स्क्रीन नजर आ रही है। सिर्फ व्हाइट स्क्रीन नजर आ रही है, जो लिख रहे हैं वो नजर नहीं आ रहा। नो सर। नो सर। सर स्टार्टिंग क्लास से ही नजर नहीं आ रहा है। स्टार्टिंग क्लास से? भाई आपके मोबाइल पे ये यूज जो कर रहे हैं ना? आपने लिखा हुआ है ना, ये मिटा के नया बोर्ड खोलें, फिर आएगा नजर सबको। सर नहीं, जूम भी नहीं आप हो रहा लोग मोबाइल मोबाइल से। आप लोग मोबाइल पे यूज कर रहे हैं ना, मोबाइल पे यूज कर रहे हैं, ऐसा ही है। सर पीसी पे भी नजर नहीं आ रहा। सर लैपटॉप में भी नजर नहीं आ रही। यार मेरे अच्छा, को अब नजर आ रहा है। बताएं, अब आपको नजर आ रहा है? सर पहले यस नजर सर। आ रहा था, अब तो आ ही नहीं रहा। अच्छा, अब जो लिख रहे हैं वो नजर आ रहे हैं? जी जी। जी सर। ये तो ढूंढना मुश्किल ठीक है। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास एक इक्वेशन लिखी हुई है, इसको हम क्या कहते हैं? बेटा, इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हम फॉर एग्जांपल थियोरेटिकल लेंथ के हिसाब से क्या कहते हैं कि दिस दिस इज अ बेसिकली क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, is a quadratic function in one variable. This is basically the simple theoretical explanation of this idea. What do you mean by that? Algebraic explanation. The algebraic explanation is this is basically the function, and function goes to zero. This is the quadratic function, and that function goes to zero. So it means we have to find all such values of x where function is equal to zero. All such values of x are belongs to, they must belongs to the domain of function, जहाँ पे function जो है आपका zero हो। This is basically the short or precise explanation of that idea जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है in terms of algebra. And अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम ज्योमेट्रिक लेंस के हिसाब से बात करें तो इस आइडिया को हम बात क्या कहेंगे कि दिस इज बेसिकली द पैराबोलिक शेप। दिस इज द some type of parabolic shape with a linear relationship with means there are three terms you can see. One is a quadratic, second one is linear, and third one is constant. So what do you mean by this? This is basically the parabolic shape.
What do you mean by the constant? Constant is basically the vertical shift. Let's suppose अगर हम कहें कि there are two functions x square plus x plus 1. So इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो x is equal to यहाँ पे अगर हम फॉर एग्जाम्पल कह रहे हैं दिस इज 1, हम यहाँ पे कह रहे हैं लेट्स से दिस इज 1, तो इसका मतलब है कि जो भी फंक्शन का ग्राफ बनेगा उसकी ओरिजिन ये है, यहाँ पे बेस कर रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल 1 को हम चेंज कर दें 2 में, अब सेम ग्राफ जो है वो वर्टिकली 2 यूनिट्स अपसाइड शिफ्ट हो चुका है। तो इस तरह से हम इसको ज्योमेट्रिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस 3 टर्म्स। तो ये हमारे पास 3 डिफरेंट तरीके के जो है वो जाविये या जाविया तो एक ही है, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू जो है, लेंसेज जो है वो डिफरेंट आ जाते हैं चीजों को अंडरस्टैंड करने में। अब बात ये है कि भाई हाउ टू अपना यहाँ पे हाउ टू सॉल्व सच काइंड ऑफ इक्वेशंस। हमारे पास उसमें 2 तरीके कार रहते हैं। एक होता है बाय विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स, you know that, huh? You know that? Okay, how to solve the quadratic equation with the help of vectors? Anyone? Guys? Anyone बेटा? हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स किस तरह से सॉल्व करते हैं? फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? सर उनको एक्सपेंड करके। यस, गो अहेड प्लीज। फॉर्मूले से सर। पता है कि हम किस तरह से अब यहाँ पे वाई अच्छा यहाँ पे अब ये लिखना छोड़ चुके हैं। साल के तौर पे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम कितने वेज से सॉल्व कर सकते हैं? मुझे वो वैल्यूज चाहिए जहां पे ये इक्वेशन 0 हो। आई वांट टू फाइंड ऑल सच वैल्यूज ऑफ x जहां पे ये इक्वेशन 0 हो। मतलब मैं यहाँ पे अब इस तरह की x की वैल्यूज में कैसे फाइंड आउट करूं? ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है, इंटरमीडिएट में, मैट्रिक क्लास में, इवन आप 8th क्लास में भी इसके बारे में पढ़ के आ चुके होंगे कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन अवेलेबल हो तो हम उसको किस तरह से फैक्टराइज करें, उसके फैक्टर्स किस तरह से फाइंड आउट करें। तो अगर हम फैक्टर्स की बात करते हैं तो सर 3 मेथड्स है ना? 3 जी मेथड्स प्लीज। सर 3 मेथड्स है ना? कौन कौन से 3 मेथड बेटा? सर एक कंप्यूटिंग द स्क्वायर था, एक का वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था, और एक मिडिल टर्म ब्रेक। अच्छा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है। सबसे पहले ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड द क्वाड्रेटिक फार्मूला both are the same thing, both are the repeat it, both are the सेम थिंग। हाँ सेम। क्यों? आपके पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है जिसको गालिबन आप लोग ऐसे लिखते हैं कि फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू, अगर मुझसे कहीं गलती हो जाए तो मुझे लाजमी करेक्ट करिएगा, -b प्लस
स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये आपके पास, इसको आप कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला फॉर सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं दिस इज द क्वाड्रेटिक फार्मूला। लेकिन ये क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है, ये आपने डिजाइन कहां से किया है? ये आपको मिला कैसे? कोई बताएगा? एनीवन? हाँ बेटा, कोई बताएगा हमें कि हमें ये मिला कैसे? हमने क्या किया भाई, कंप्लीटिंग द स्क्वायर टेक्निक जो है वो हमने इस जनरल इक्वेशन पे अप्लाई की। सबसे पहले हमने कहा कि ये जो इक्वेशन है, लेट्स सपोज इसको हम कहते हैं इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 को आप डिवाइड करें ए के साथ, तो लाजमी है ए आपका नॉन जीरो होना चाहिए। जब आप इस पूरी इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को ए के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी और ए इंटू एक्स। तो यहां पे क्या आएगा? सी और ए, राइट साइड पे क्या आएगा? 0। ठीक, फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे भाई, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको आप, पूरी इक्वेशन को आप उसके साथ डिवाइड करें। और उसके बाद फिर आप क्या करेंगे? उसके बाद फिर आप कहेंगे कि भाई यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है इसको खत्म करना है। अब इसको खत्म करने का तरीकेकार सिर्फ यही है कि आप पूरी इक्वेशन में, अब आपको जो इक्वेशन मिली, इस पूरी इक्वेशन में आप ऐड करें -c/a। -c/a इस पूरी इक्वेशन के साथ आप ऐड करें। तो जब आप ये ऐड करेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा भाई? लेफ्ट साइड पे आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स, और राइट साइड में आपको क्या मिलेगा? -c/a। यहाँ तक आप पहुंचे। अब इससे आगे जो है, क्योंकि अब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे जो है आपके पास दो टर्म्स हैं, एक टर्म मिसिंग है और वो टर्म आपने शिफ्ट कर दिया है राइट हैंड साइड में। अब आप यहाँ पे एक थर्ड टर्म फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। एंड हाउ टू फाइंड द थर्ड टर्म? अब दैट डिपेंड्स ऑन के, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स। तो अब आई वांट टू कन्वर्ट दिस लेफ्ट साइड इनटू a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म। मैं इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना चाहता हूं इस फॉर्म में, लेफ्ट साइड को। तो मैं कैसे कन्वर्ट करूं? यहाँ पे थर्ड टर्म तो अवेलेबल है नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि ये फार्मूला बराबर है ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर के, 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब चलो ठीक है, मुझे a की वैल्यू तो पता है, वो क्या है? x। b क्या है यहाँ पे? हाउ टू रिकॉग्नाइज दैट b? एनिमल। तो वो डिजाइन करना है यहाँ पे कि वो किस तरह से डिजाइन करें, क्योंकि यहाँ पे देखें, यहाँ पे दो टर्म आपके पास लिखे हुए हैं। तो मैं डिजाइन कर सकता हूँ, बिल्कुल इजीली डिजाइन कर सकता हूँ।
यहां से मैं आ सकता हूं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी अपॉन 2a, या फॉर एग्जाम्पल मैं इसको मिटा देता हूं, इसको मैं डिजाइन कर सकता हूं एक्स, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, यू बी अपॉन 2a। ठीक है, हम लिख सकते हैं ना इस चीज को, क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएगा, अगेन हमें बी अपॉन एक्स मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए। अब थर्ड टर्म मिसिंग है इस फार्मूले का, इस वाले फार्मूले का, और वो थर्ड टर्म कौन सा है, दैट इज बी स्क्वायर। तो बी यहां पे हमें ये नजर आ रही है, इसका स्क्वायर हम दोनों साइड ऐड करेंगे, स्क्वायर स्क्वायर क्या करेंगे, हम दोनों साइड ऐड करेंगे। तो जब हम इसका स्क्वायर दोनों साइड ऐड करेंगे तो हमें बिल्कुल क्वाड्रेटिक फार्मूला मिल जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो बेसिकली क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो आपके पास एक जनरल फार्मूला है जो आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर टेक्निक यूज करके फाइंड आउट किया है। तो अब जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x मीन्स 2x इंटू बी अपॉन 2a बी अपॉन 2a प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर, लेफ्ट साइड पे भी ऐड करेंगे और राइट साइड पे भी, क्योंकि हम इक्वेशन में दोनों साइड ऐड कर सकते हैं, इज इक्वल टू। सर 11 बज गए, अटेंडेंस ले लें। हाँ बेटा, जस्ट मैं इस आइडिया को कंप्लीट कर ले एंड देन हम क्लास को खत्म करते हैं। माइनस सी अपॉन ए सी अपॉन बी प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर। ठीक है, अब लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे ये बिल्कुल अब आपके पास आ चुका है ये वाला फॉर्म। तो आप इसको कंक्लूसिव फॉर्म में लिख सकते हैं, x जो है आपका a है और b अपॉन 2a जो है वो आपके पास b की जगह पे आ रहा है। तो आप लिख सकते हैं दिस इज लेफ्ट साइड इज बेसिकली इक्वल टू x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर। एंड यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 की पावर को आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है, एंड देन आप सिंप्लीफाई करेंगे ऑन द लेफ्ट साइड एंड ऑन द राइट हैंड साइड। तो आप यहाँ से फाइनली आप देखेंगे कि आपको जो रिजल्ट मिलेगी दैट इज द क्वाड्रेटिक फार्मूला, सिवाय एक्स के बाकी तमाम चीजों को आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें। अब मींस यहाँ पे लेफ्ट साइड पे स्क्वायर है तो आप टेकिंग द स्क्वायर रूट करेंगे, दैट्स वाई जो यहाँ पे आपके पास आ रही है, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूले में प्लस माइनस आ रहा होता है माइनस बी के बाद, तो वो आप यहाँ पे टेकिंग द स्क्वायर रूट के बाद आता है। तो इस तरीके से हम फार्मूला टाइप। चलिए हम अटेंडेंस ले लेते हैं, टाइम हो चुका है आपके, आई थिंक नेक्स्ट क्लास जो होगी वो स्टार्ट हो रही होगी। थैंक यू सो मच। अब आप जाके अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करें। ठीक है, और अपना प्योरली मेरिट पे नंबर्स उठाएं।